नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम कल आने वाला है और इस चुनाव परिणाम के हार जीत जहां एक तरफ राजनीतिक हलकों में इसका विश्लेषण जारी है, तो वहीं दूसरी ओर अपनी जीत के लिए आश्वस्त कुछ दावेदारों के घर जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी है। बिहार में अब की बार किसकी सरकार बनेगी, इस राज पर से मंगलवार यानी कि 10 नवंबर को पर्दा उठने जा रहा है। तीसरे दौर की वोटिंग के साथ ही राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों की सियासी किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। वैसे तो हर चुनाव के खास मायने होते हैं, लेकिन बिहार में जब इस बार मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे अपना आखिरी चुनाव घोषित किया, तो वही लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को लेकर राजद गठबंधन को भी काफी उम्मीदें हैं। वहीं इस चुनाव से पूर्व केंद्रीय मंत्री और कद्दावर दलित नेता रहे रामविलास पासवान के सांसद बेटे चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य भी काफी हद तक साफ होने की उम्मीद है। वैसे तो भाजपा विरोधी पार्टियों ने भी प्रचार अभियान के दौरान इस बार के चुनाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रेफरेंडम नहीं माना है, लेकिन फिर भी यहां से आने वाले परिणाम का किसी न किसी रूप में केंद्र में सत्ताधारी गठबंधन के समीकरण पर भी असर जरूर डालेगा। हालांकि कहा जा रहा है कि इस बार के बिहार चुनाव में मतदाताओं के मन में जाति के मुकाबले विकास, रोजगार, प्रवासी मजदूर और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे ज्यादा हावी रहे हैं। तमाम एग्जिट पोल भी यही बता रहे हैं कि इस बार रोजगार के मुद्दे सब पर हावी रहे और तेजस्वी यादव की अगुवाई वाला महागठबंधन भारी बहुमत से एनडीए सरकार की सत्ता पलटने जा रहा है। वैसे चुनाव नतीजों से तो यह साफ हो ही जाएगा कि क्या सही में बिहार की सोच बदल रही है या फिर सारे एग्जिट पोल के अनुमान डिबेट शो तक ही सीमित होकर रह जाएंगे। वैसे जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, तो जाति के मसले पर सबकी कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। तो वही अब हमें कल तक का इंतजार है कि कल चुनाव नतीजों से यह भी पता चलेगा कि बिहार के मतदाताओं ने उनके विचारों को किस हद तक सम्मान दिया है। तो ये चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कल के आने वाले परिणामों को लेकर क्या कुछ राजनीतिक दिग्गजों ने कहा है। हमने बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है। बर्थडे गिफ्ट मुख्यमंत्री भैया नमस्कार कुर्सी पर बैठा दिया तेजस्वी को पूरे तरीके से। और नीतीश कुमार के शासन के लिए क्या है? नीतीश कुमार जी की शासन को तो जनता नकार दी है पूरे तरीके से। हाँ, तो ऐसा क्या कारण रहा? आप एग्जिट पोल को तेज प्रताप जी एग्जिट पोल को एग्जैक्ट कैसे मान रहे हैं? आप किन कारणों के आधार पर मान रहे हैं? हम कम मान रहे हैं एग्जिट पोल। आप कह रहे हैं जनता का भरोसा है, जनता का प्रेम है, जनता इतना जन सैलाब उमड़ा हुआ है कि नीतीश कुमार को तो खुद रिपोर्ट कार्ड कल जनता देगा। अच्छा, अरे रुको भाई, ये बताइए सर, ये बताइए सर, दो ऐसे कारण जिसमें कि आपको लगता है कि आपकी सरकार बन रही है। दो कारण। पहला तो बेरोजगारी है। हाँ, पूरे तरीके से। हाँ, पलायन है लोग। इस तरीके से 15 साल को अंधकार में डालने का काम हुआ। हाँ, और नीतीश कुमार जी कितने घोटाले करके बैठे हुए हैं। हाँ, हाँ। रोजगार के नाम पर लोगों ने ठगने का काम किया। अरे रुको भाई, स्टूडेंट को ठगने का काम किया जी, किसानों को ठगने का काम किया जी, बहुत सारी मुद्दा है। आराम से बिहार की जनता के आशीर्वाद से कल शाम को हम सरकार बनाएंगे। टेंशन में तो वो लोग हैं जो दिल्ली से कूद के आ रहे हैं कि बहुमत चोरी हो जाएगा। आज तक सुना है आपने बहुमत चोरी होते हुए? कोई होटल में रुक रहा है, कोई पैसा रुपया लेके आ रहा है, कहाँ कौन चक्कर में पड़े हुए हैं। कितने रिलैक्स है? जा रहे हैं सोने। कल सुबह काउंटिंग में बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार कल बनेगी। जनता का जनादेश सर आंखों पर रहेगा। एग्जिट पोल पहले भी हुए हैं और कई बार एग्जिट पोल पूरी तरह विफल हुए। एग्जिट पोल कई बार सही भी हुए हैं, लेकिन पिछली बार कर्नाटक में और बिहार में एग्जिट पोल के बरक्स उल्टा था। हम लोगों को जो फीडबैक है उसके आधार पर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम और वीआईपी पार्टी मिलकर बहुमत प्राप्त करेगी और हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन
एग्जिट पोल के आंकड़े देखकर राजद जल्दबाजी कर रहा है, लेकिन जब एग्जैक्ट नतीजे आएंगे तब भारतीय जनता पार्टी, जदयू और एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। ये तो बिहार में तो नहीं चला। मैं तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट तेजस्वी, इतना छोटा होने के बावजूद बीइंग इन अपोजिशन उसने नैरेटिव सेट किया, रोटी कपड़ा रोजी मकान, और इनकी ये जो 370 जी 35 ए जी ये जी हटाया, कश्मीर में जमीन खरीदो, ये नहीं चला। और मुझे उम्मीद है जब जुल्म बढ़ता है तो आखिरकार मिट जाता है। आज इनका वक्त है, कल हम सब का वक्त आएगा और उसके बाद वही होगा जो ट्रंप के साथ हुआ है। तो मैं आप सबकी तो आपको बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का जन्मदिन भी है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके घर के बाहर आरजेडी के कई नेता और कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद हैं। उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। ये तो तय है, बिहार के जनता तय करके दे दिया है कि आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के नए मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो अपने तह दिल से और पूरा 1200 करोड़ जनता के तरफ से और नौजवान के तरफ से और 80,000 फोर्स बिहार पुलिस और प्लस बीएमपी के नौजवान के तरफ से हम बधाई देने के लिए आए हुए हैं, ताकि हम लोग का काम सही रूप में हर जगह हो। यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, यहाँ ब्लॉक से लेके बैंक से लेके जितना भी दलाली है सबको समाप्त करने का हम लोग लड़ाई लड़ने का जीत का बधाई देने हैं, शानदार जीत का बधाई देने आए हैं। बहुत खुशी है और एग्जिट पोल से भी उम्मीद है कि बेहतर रिजल्ट आएगा। जीत का बधाई देने हैं। तो इस चर्चा में बात करने के लिए आपको बता दें हमारे साथ अखिलेश सिंह जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़े। अखिलेश जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। अखिलेश जी आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? मैं सुन रहा हूं, आपको आवाज जी मिल रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। रंजीत मिश्रा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्कार सर। डॉक्टर एस अहमद नेता जेडीयू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद साहब बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी नमस्ते उमंग जी। इकबाल शमी प्रवक्ता आरजेडी भी हमारे साथ जुड़े हैं। इकबाल साहब बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। इकबाल जी आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? लगता है इकबाल जी से संपर्क हमारा नहीं पर। अखिलेश जी सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। एनडीए की जीत के दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन अगर एग्जिट पोल की हम बात करें या फिर सभाओं में, जनसभाओं में अगर भीड़ दिखने की हम बात करें तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल और जनसभाओं में उमड़ी भीड़ और तेजस्वी यादव का एक शालीन तरीके से दिए गए उनके भाषण, बिना किसी को अपमानित किए हुए, बिना किसी का नाम लिए हुए, जब उनसे पूछा गया कि आपके बारे में ऐसा कहा जा रहा है तो उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने हमेशा एक ही बात बोली कि वो हमारे बुजुर्ग हैं और हमारे घर में यही संस्कार दिए गए हैं कि बड़े लोगों को पलट के कुछ नहीं बोलना है। क्या उनकी ये शालीनता और उनकी ये चुप्पी हर बार जब भी उनके ऊपर वार हुए हैं उनके काम आने वाली है कल? अखिलेश जी किस शालीनता की बात कर रहे हैं जी? पूरे बिहार की जनता ने देखा अपने एक समर्थक को सिर्फ सेल्फी लेने के लिए नचा करके उधर थे। जी अखिलेश जी। तेजस्वी यादव ने पत्रकार लोगों के साथ जो मिसबिहेव किया उसको पूरे बिहार के लोगों ने जी। आपने शालीनता देखी ना, रघुवंश बाबू के साथ कौन सी शालीनता के साथ वो पेश आए। लोगों ने चंद्रिका यादव के साथ उनकी शालीनता को देखा, लोगों ने देखा। ये देखिए किसी शालीनता की कल्पना उनसे नहीं की जा सकती, किसी शालीनता की अपेक्षा उनसे नहीं की जा सकती। वास्तविक स्थिति ये है कि बिहार के अंदर अभी भी आपको मैं कह रहा हूं परिणाम का इंतजार कीजिए और निश्चित रूप से परिणाम एनडीए के पक्ष में आएंगे। और ये लोग, इन लोगों की शालीनता तो यही है, एक बार बिहार के अंदर अगर बिहार बंद कराते तो जो गुंडागर्दी सड़कों पर होती है ये पूरे बिहार की जनता बिल्कुल आशंकित रहती है, घर में दुबक जाती है। पहुंचे वाले, रिक्शे वाले, व्यापारी और नौकरी पेशा करने वाले लोग सब लोग दुबक जाते हैं।
किसी शालीनता की अपेक्षा इनसे नहीं। लेकिन अखिलेश जी, ये जो भी आप बातें बता रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये पुरानी बातें हो चुकी हैं। और मंच सुनिए मंच से भी जी अखिलेश जी, ठीक है, बिहार बंद हो या फिर और कोई राज्य बंद हो, जो भी पार्टी किसी भी अन्य राज्य में जो भी पार्टी विपक्ष में है, वो भी जब ये बंद वगैरह कराती है, विरोध प्रदर्शन अपनी उस राज्य सरकार के खिलाफ करती है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के नजारे तो दिखाई देते हैं। लेकिन अगर सुनिए, कहीं कम हो सकते हैं, कहीं ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हम बिहार चुनाव की हम बात करें अखिलेश जी, बिहार की हम बात कर रहे हैं। लाठी घुमावन होता है जी, सबने देखा है और आज भी देख रहे हैं। मैं तो इस चुनाव की बात कर रहा हूँ। पत्रकारों के साथ उन्होंने मिसबिहेव किया, अपने समर्थकों के साथ मिसबिहेव किया, परिवार के सदस्यों के साथ मिसबिहेव किया, परिवार के बाहर क्या कहते हैं जो पार्टी के नेता थे उनके साथ मिसबिहेव किया। इसको छोड़ा है इन लोगों ने, लालू की दोनों लाल। ये ठीक है, आज आपको कुछ दिख रहा होगा, एग्जिट पोल देखने के बाद आपको भी कुछ नई चीज दिख गई होगी, लेकिन वास्तविकता से ये परे बात है। इनसे किसी शालीनता की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। ये जो जिन राजनीतिक संस्कारों में ये पले हैं, वैसा राजनीतिक संस्कार यही कहता है कि लोगों का अपमान करो। लेकिन अखिलेश जी, बगल में खड़ा हो तो उसका खैनी खा के थूक दिया जाए। एसपी बगल में खड़ा हो तो उसके वर्दी पर खैनी खाकर थूक दिया जाए। सीएम को कहा जाए खैनी बनाकर खिलाओ, यही सीखे हैं। लेकिन अखिलेश जी कुछ बातें जो आपने बताई है ये पुरानी बातें हैं, ये लालू जी के टाइम पे ये चीजें हुई थी, तो ये चीज लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, मंच से जितने भी बीजेपी के या फिर जेडीयू के या फिर खुद नीतीश कुमार या फिर और भी जो लोग बीजेपी और जेडीयू के थे, उन्होंने हमेशा एक ही चीज दी है, जंगल राज की उन्होंने बात कही, जो कहीं ना कहीं इशारा करता है। सुनिए अखिलेश जी, सुनिए, ये कहीं ना कहीं इशारा करता था लालू जी के राज के ऊपर। सही कह रहा हूं ना मैं? उसी की तरफ आप इशारा करते थे हर बार, हर मंच से यही कहा, जंगल राज से तुलना आपने की, तो वो इशारा था कहीं ना कहीं लालू जी जब राज करते थे उसकी ओर इशारा था। इस राज के ऊपर भी मैं बता रहा हूं, लेकिन अभी तो वो राज आया भी नहीं है, अखिलेश जी। सुन तो लीजिए जी, आपकी बात पर सुन लिया जी, मेरी बात जी। देखिए, इस चुनाव के दौरान हम लोगों ने उनके 15 वर्षों की बहुत चर्चा करनी नहीं चाहिए। हमने कहा कि फर्क साफ है, अपने फर्क को दिखाया जरूर, लेकिन इन 15 वर्षों, अपने 15 वर्षों के साय से ये नहीं निकल सकते। और इसी का परिणाम है, ये पहले लालू जी राबड़ी जी का पोस्टर से फोटो हटा, फिर उसके बाद में विकास की यात्रा को लेकर चले थे और बाबू साहब और जातिवाद पर चले गए। ये कोई नहीं, ये पूरा बिहार करता है, आप भी जानते होंगे। उन्होंने बाबू साहब और जातिवाद को लेकर के इस जो पूरे चुनाव के नैरेटिव को लेकर के चले गए। और दूसरी बात जहां तक है, हम लोग इस 15 वर्षों के शासन की तुलनात्मक बातें करने के साथ साथ हमने बताया लोगों को कि हमने हर जिले के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है, हमने बताया कि 17 मेडिकल कॉलेजेस खोला है, हमने बताया कि 6 नदियों पर हमने 64 पुल बनाने का काम किया, हमने बताया, हम अपनी उपलब्धि को बता रहे थे। ये 15 वर्षों के साय से ये नहीं निकल सकते। एक बात और मैं आपको कहना जी, ये अगर 15 वर्षों के साय से निकलना था तो 2 बात मैं 30 सेकंड में खोल करके अपनी बात को मैं समाप्त करूं। पहली बात कि या तो इनको अपने 15 वर्षों के कुशासन में जो इनके माताजी, पिताजी, मामा जी सब लोग के प्रयासों से जो संपत्ति अर्जित की, उस संपत्ति को सार्वजनिक करनी चाहिए। जिस पर प्रोसीडिंग चल रहा है, बुलडोजर चलाना पड़ता है, ये जेसीबी चलाना पड़ता है, उस संपत्ति को सार्वजनिक करना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूं, ये जब उप मुख्यमंत्री बने तो मिट्टी घोटाला किए, शायद इसीलिए नीतीश जी को ये नागवार हुआ। फिर मैं एक बात और कह रहा हूं कि देखिए, अगर सब कुछ हो जाए, आज भी क्या पटना के गांधी मैदान में रावण का पुतला नहीं जलता है? वो तो लाखों वर्ष पुरानी घटना है। देखिए, जब एक घटना घटती है, जिस समय में आप वो स्याह दिन, वो कपकपाता हुआ दिन, वो थरथराता हुआ दिन, वो ऐसा दिन जिस समय में आदमी का जीना मुश्किल था, अगर घर से कोई बाहर निकले तो बार बार ये पता किया जाता कि मेरा बेटा कहाँ गया, वो जिंदा आएगा कि उसका लाश आएगा, उसका कोई ठीक नहीं था।
उसको कोई भूल सकता है क्या? चलिए ठीक है अखिलेश जी, ठीक है, आपने जो भी बात कही इस पे अखिलेश जी को याद किया जाएगा। बिल्कुल अखिलेश जी, आपने जो भी बात कही उस पे एक सवाल बनता है, वो सवाल मैं आपसे लूंगा, लेकिन उससे पहले इकबाल शमी जी का मैं रुख कर लेता हूं। रंजीत जी और अहमद साहब आपके पास भी आऊंगा, ये पहले जवाब ले लेते हैं। इकबाल जी, जितनी बातें अभी अखिलेश जी ने कही है, कितना इत्तेफाक उससे रखते हैं और क्या जवाब देना चाहेंगे? इकबाल जी देखिए, दिल्ली सम्मान होती हार रहे हैं, केवल व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं जी। दूसरी बात ये कि जात की राजनीति हमने पहले भी नहीं किया था और अब भी नहीं करते हैं। नीतीश कुमार की पैदाइश कुर्मी महाराज प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अति पिछड़ा का बेटा है, चाय वाले का बेटा है, इन लोगों ने नारा दिया। अमित शाह सोनार है, इन लोगों ने नारा दिया। सुशील मोदी ने पूरे बिहार में घूम के वैश्य महासम्मेलन किया, वैश्य की एकता की। हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने सिंपल बात कही है कि बिहार में कोरोना काल में जो मजदूर बिहार में काम नहीं मिला और 50 लाख लोग बाहर चले गए काम करने, एक बैग बगैर सोचे समझे प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन किया और लॉकडाउन करने के बाद उन मजदूरों को जब भोजन पानी नहीं मिला, वो पैदल आए तो 1000-2000 किलोमीटर, उसमें बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने उनकी सुधि नहीं दी। कई लोग रेलवे लाइन पर कट गए, कई लोग रास्ते में मर गए, कई लोग ट्रेनों से उतरे तो बच्चे उनकी चादर गिर गई थी, माँ जग जा। ये सारे चीज हिंदुस्तान के लोगों ने देखा, इन लोगों को शर्म नहीं आई। उन 50 लाख लोगों का परिवार जो 2.5 करोड़ होता है, गुस्से में इनके सरकार के खिलाफ ये बुद्धिजीवी वर्ग की बात कर रहे हैं। 2-2 करोड़ में वाइस चांसलर की कुर्सी बेचा, प्रो वाइस चांसलर की कुर्सी बेचा, 11 आदमी यूपी से ला के बिहार का बना दिया वाइस चांसलर। तो बिहार के बुद्धिजीवी इनसे नाखुश। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में 60% जगह खाली, 4,65,000 पेंशन पोस्ट खाली रह गया। इन्होंने 15 साल में भरने का काम नहीं किया। तो रोजगार आप नहीं दोगे, मंदिर और मस्जिद की केवल बात करोगे। कोरोना में तो मंदिर भी बंद थी, मस्जिद भी बंद थी, जान पहले है तब मंदिर और मस्जिद है। इसलिए हम सीधा बात विकास की करती हैं, रोजगार की करती हैं और हम उस आधार पर चुनाव लड़े। जनता ने हमको पसंद किया। जिस मैदान में तेजस्वी जी की सभा हुई, 40 लाख लोग थे, 40,000 लोग थे। उसी मैदान में जब मोदी जी की सभा हुई तो 5,000 लोग। नीतीश कुमार की कोई सभा 2,000 से ज्यादा की नहीं हुई। हर सभा में गुस्साए, कहाँ से आए हो, कौन पार्टी से आए हो, किसके समर्थक को निकालो, पकड़ो, अरेस्ट करो, यही भाषण दिया मुख्यमंत्री जी ने। लालू जी पर व्यक्तिगत आरोप लगाए, 7 बच्चे थी चाहे, अब कोई पूछे प्रधानमंत्री 6 भाई बहन क्यों? ये सब छोटे पर्द इनके थे। अब इन्होंने कौन इनके भाई एसपी थे कि चचा से घूट दिया, ये सब फालतू बातें हैं। आज के तारीख में बिहार में चुनाव प्रचार की आवश्यकता नहीं है। कल रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आएगा, जनता ने इनको नकार दिया है। अब इन्होंने जितनी गालियां रखनी थी चुनाव में रखी और इनके पूरी केंद्रीय कैबिनेट उपयोग हुई थी। यह हार जितनी नीतीश कुमार की है उससे कम प्रधानमंत्री की नहीं है। प्रधानमंत्री ने कम सभाएं नहीं की, उन्होंने मुद्दे सैकड़ों मुद्दे उठाए। लोगों ने इनको इसलिए झूठ समझा कि बिहार में कोई उद्योग नहीं लगा पिछले 15 साल में। केंद्र और राज्य की दोनों की सरकार थी। यहाँ जो कारखाना था रेल का मुजफ्फरपुर में, उसको इन्होंने बंद कर दिया, भेल और कागज का कारखाना बंद कर दिया। बिल्कुल और कहीं ना कहीं इकबाल जी, ये बात एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने भी उठाई थी नीतीश कुमार जी के ऊपर आरोप लगाते हुए कि आप कारखानों की बात करते हैं, नए कारखाने लगाएंगे, बिहार को विकास के एक नए पथ पे अग्रसर करेंगे, लेकिन जो पुराने कारखाने हैं उनकी भी तो सुध ले लेनी चाहिए थी। जो कारखाने बंद हो चुके हैं उनकी भी तो सुध ले लेनी चाहिए थी। खैर, आपके पास मैं आऊंगा, उससे पहले रंजीत मिश्रा जी, सुनिए और भी लोग हैं। शमी साहब, रंजीत जी का मैं रुख कर लेता हूं, उसके बाद अहमद साहब से मैं जवाब लूंगा। सारे पैनलिस्ट का जवाब मैं अहमद साहब से लूंगा। रंजीत मिश्रा जी, कल आने वाले एग्जिट पोल साफ और इशारा कर रहे हैं कहीं ना कहीं महागठबंधन की जीत होने वाली है, कांग्रेस और आरजेडी की जीत होने वाली है, युवा तेजस्वी यादव की जीत होने वाली है। क्या कहेंगे आप?
देखिए, मेरा मानना है कि जो एग्जिट पोल है उससे बहुत बेहतर एक्चुअल पोल का रिजल्ट होगा जी। और कम से कम 2/3 बहुमत के साथ बिहार में महागठबंधन की सरकार कल बनती हुई आपको दिखेगी जी। अभी मैं सुन रहा था अखिलेश जी से आप सवाल पूछ रहे थे और उनका लंबा प्रवचन भी चला जी। मैं आपको बता दूं कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान महागठबंधन की ओर से जिस शालीनता से अपनी बात रखी गई उसको बिहार की जनता ने बहुत करीब से देखा और भाजपा के जो शीर्ष नेता थे उन्होंने किस तरह की बयानबाजी की और किस तरह की भाषा का प्रयोग किया इसको भी बिहार के लोगों ने नोट किया जी। दूसरी बात आप देखेंगे कि चाहे कांग्रेस के नेता के लिए हो या राजद के नेता के लिए हो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के तरफ से जिस तरह की भाषा आई वह दुखद थी और इसका जवाब बहुत ही शालीनता से आपने बिल्कुल ठीक कहा कि तेजस्वी यादव जैसे युवा व्यक्ति ने भी उसकी बहुत शालीनता से जवाब दिया कि हमारे यहाँ बुजुर्गों को जवाब नहीं दिया जाता है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं और उनको सब अधिकार है वो किसी के बारे में कुछ कहें हम लोग अपने बुजुर्गों के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करते हैं तो उस शालीनता को तो एप्रिशिएट किया ही जाना चाहिए दूसरी बात इसमें मैं एक बात जरूर जोड़ूंगा कि भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जाके वहां एनआरसी सीएए और इस तरह के तमाम विवाद को हवा देते रहे लेकिन आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने रिएक्ट नहीं किया तो इनके गठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार स्वयं वहां मुख्यमंत्री जी जाके कहते हैं कि किसकी मजाल है कि यहाँ से लोगों को बाहर करे तो आपस में ही ये नूरा कुश्ती करते रहे और इस नूरा कुश्ती को बिहार की जनता ने बहुत लंबे समय से देखा और एजाज भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि एक भी उद्योग ये क्यों नहीं लगा पाए पिछले 15 साल में बिहार में अभी बाढ़ आई थी बाढ़ में आपने देखा होगा कि पटना जैसा नगर पूरी तरह से डूब गया और इनके उप मुख्यमंत्री हाफ पैंट में स्वयं जान बचाते हुए लोगों को दिखे तो जो अपनी जान नहीं बचा पा रहे थे वो लोगों की जान क्या बचाते जब कोरोना काल आया तो आपने देखा कि हजारों मील की दूरी प्रवासी मजदूर तय करते रहे लहूलुहान होते हुए रास्ते में उनकी मौत होती रही अलग अलग तरह की पीड़ा उस समय देखने को मिली इनकी असंवेदनशील सरकार को एक बार भी बिहार में आई बाढ़ बिहार में प्रवासी मजदूर और बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा कांग्रेस और राजद के लिए कहीं ना कहीं वो नुकसान दे गई इस एनडीए के गठबंधन को हो सकता है कि जनता ने युवा जोश को तरजीह दे दी हो पुराने तजुर्बे को लेकर और अपने वर्तमान के अपने जो एक्सपीरियंस उन्हें हुए हैं इन पिछले 6-7 महीनों में उसको देखकर शायद जनता ने युवा जोश युवा तेजस्वी यादव को मौका देने का मन बना लिया एग्जिट पोल तो यही कहते हैं लेकिन कल आने वाले चुनाव नतीजे क्या बयान करेंगे ये तो कल ही पता पड़ेगा अहमद साहब आपसे मैं जवाब लूंगा लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद रुक करेंगे अहमद साहब आपकी तरफ और तमाम पैनलिस्ट के सवालों के जवाब आपसे लेंगे फिलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक शुद्ध खेत तेवर बेबाक अंदाज नमस्कार स्वागत है आपका आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया सटीक सवाल आप बंद कमरे में बैठे हुए हैं जनता सड़क पर दम तोड़ रही है जिम्मेदारी हमारी आपको ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और कल आने वाले चुनाव नतीजों पर काफी हद तक बिहार के अगले सिंहासन पर कौन बैठने वाला है उसकी किस्मत का फैसला हो जाएगा सभी पार्टियां सभी नेता दावे तो कर रहे हैं कि हम बैठेंगे या हमारा गठबंधन बैठेगा लेकिन वास्तव में जनता ने किस गठबंधन को बिहार की कुर्सी पर बैठने का मौका दिया है वो तो कल ही पता पड़ेगा लेकिन अगर एग्जिट पोल की हम बात करें तो कहीं ना कहीं महागठबंधन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इरशादुल हक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं इरशादुल जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में जी इरशादुल जी आपके पास आऊंगा अहमद साहब आपसे जवाब लूंगा उससे पहले अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जो कि मोकामा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जुड़ी हैं कल आने वाले चुनाव के नतीजों पर क्या कुछ उनका कहना है आइए आपको भी सुनाते हैं तो हम लोग का ही पक्ष में महागठबंधन की सरकार बन रही है
तो हम लोग उत्साहित हैं और हमारे समर्थक लोग उत्साहित हैं। उन लोग का स्वागत में हम लोग सब तैयारी किए हैं। कार्यकर्ता लोगों को जीत के बाद खाने पीने का व्यवस्था कराया गया? जी 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 जी, सब लोगों जितने लोग आएंगे सबका व्यवस्था है। कितने लोगों जो जितने लोग आएंगे, अब तो कल आप लोग रहिएगा तो देखिएगा, जितने लोग आएंगे उतना लोग का, माने यहाँ पर ये नहीं है कि 1000, 2000, 10,000, 15,000, जितने लोग आ जाए। तो ये थी नीलम देवी। खैर, इन्होंने खाने वाने की तैयारी कर रही है, तेजस्वी यादव के जन्मदिन की तैयारी चल रही है और पूरी तरीके से लग रहा है, हालांकि निर्दलीय इन्होंने चुनाव लड़ा है, लेकिन लग रहा है कि शायद ये भी महागठबंधन में जाकर शामिल हो सकते हैं। खैर, हेमंत साहब आपके पास आऊंगा। आपने तमाम पैनलिस्ट की आपने बात सुनी और कहीं ना कहीं एग्जिट पोल जो इशारा कर रहे हैं वो आपके तो समर्थन में जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता नीतीश कुमार जी का 9 बच्चे 12 बच्चे वाला बयान, जंगल राज वाला बयान, युवाओं के ऊपर किए गए उनके कटाक्ष, लालू परिवार के ऊपर किए गए कटाक्ष, ये सब कहीं ना कहीं आपके खिलाफ जा सकते हैं अगर एग्जिट पोल की माने? और कहीं ना कहीं अगर किसी के पिता ने कुछ भी गलत काम किया है तो क्या ये जरूरी है कि बेटा भी वही काम करे? ये भी हो सकता है कि अगर राजद के महागठबंधन के पोस्टरों में अगर लालू जी और राबड़ी जी का चेहरा नहीं है तो इसका मतलब दूसरा भी निकाला जा सकता है कि अब आपने जो इस राज्य में देखा था और जो शिकायतें आपको इनके राज से थी वो सभी शिकायतें अब हम दूर करेंगे। और साफ तौर पर ये संदेश दिया गया उन्हीं पोस्टरों से कि कहीं ना कहीं अब आप एक नई राजद की पार्टी को देखेंगे, नई कांग्रेस देखेंगे बिहार में, नए महागठबंधन को देखेंगे। ये भी तो मतलब निकाला जा सकता था, लेकिन उसको भी आपने एक नेगेटिव रूप दे दिया। तो कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता कि ये गलती हो गई आप लोगों से? अहमद साहब। उमंग जी, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है किसी निष्कर्ष पर तो हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, हम निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रहे, हम तो एनालिसिस कर रहे हैं सर। हाँ, लोकतंत्र की ये खूबी है कि जनता मालिक होती है जी, जनता सेवा का मौका देती है। हम लोग सेवा को, जनता के जो मैंडेट होता है, मैंडेट को हम लोग सेवा का एक मौका मानते हैं। हम लोग उसको सत्ता सुख का माध्यम नहीं मानते हैं। जहाँ तक रही बाप अगर अपराधी हो और बेटा उसको नहीं करेगा तो 1.5 साल तक, ये 1.25 साल से 1.5 साल तक सरकार में रहे। सरकार में रहते हुए इन्होंने मिट्टी घोटाला कर डाला। पटना में बनने वाला जो 1000 करोड़ का मॉल है, ये मॉल इन्होंने बना डाला। कहाँ से वो जमीन इनके नाम आई, ये उसका खुलासा आज तक नहीं करते। ईडी ने इनकी जमीन क्यों अटैच की हुई है ये वो नहीं बता पाते हैं। और पहले भी जो घोटाले इनके नाम है, डिलाइट कंपनी के शेयर जो इनके 64,000 शेयर हैं कैसे 92 लाख के बन गए, उसके बारे में ये नहीं बताते हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ उनके पिता में ही कमी थी। अब भ्रष्टाचार के कई मामले तेजस्वी जी के ऊपर भी लगते रहे हैं समय समय पर। जहाँ तक सवाल है कोरोना के बारे में, मैं सुन रहा था बहुत सारे लोग बोल रहे थे तो लोगों में भ्रम फैलाने की देखिए उमंग जी आदत होती है। लोग नीतीश जी का नाम ले करके और अपनी राजनीति चमकाते हैं, ये बहुत सारे लोगों की आदत है बिहार में। और इससे हम लोगों की सरकार को कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग वोट की कभी चिंता करके काम नहीं करते हैं। हम लोग काम करते हैं वोटरों की चिंता करके। 22 लाख लोगों को ट्रेनों से लाया गया, कुछ लोग पैदल, बहुत सारे लोग पैदल भी निकल पड़े, लेकिन 22 लाख लोगों को ट्रेन पकड़ के सरकार ने लाया। उनको क्वारंटाइन सेंटर पर रखा गया। मुख्यमंत्री डायरेक्ट वर्चुअली उनसे मोबाइल से डायरेक्ट बातचीत करते रहे, लोगों से पूछते रहे, उनका हाल चाल लेते रहे। 6,000 रुपया प्रति व्यक्ति के रूप में वहां पर खर्चा किया गया। टोटल 15,000 रुपया प्रति व्यक्ति का खर्च निकाल करके आया। राज्य सरकार रही उन पर काम करती रही। 1 लाख लोगों का रिकॉर्ड समय में राशन कार्ड बनाया गया। 1,000 रुपया लेकिन अहमद साहब माफ कीजिएगा, बीच में आपको रोक रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम शुरुआती आंकड़ों पे हम नजर डालें या शुरुआती बात हम करें, जब प्रवासियों ने अपने राज्य की तरफ बढ़ना शुरू करा था उस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का क्या बयान था वो भी सबको पता है। तो वहीं
सबसे ज्यादा मजदूरों की अगर हम बात करें, प्रवासियों की हम बात करें, तो कहीं ना कहीं बिहार उसमें 1 नंबर पे आएगा और उत्तर प्रदेश उसमें दूसरे नंबर पे आएगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट है, अकेले अपने दम पे उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है। और प्रवासी लोग जब उत्तर प्रदेश की ओर अग्रसर हो रहे थे, वहां के मुख्यमंत्री का क्या एटीट्यूड था, वो एक तरफ उस पर नजर डालिए, और बिहार के मुख्यमंत्री साहब का क्या एटीट्यूड था, क्या व्यवहार था, उस पर अगर हम नजर डालें तो कहानी अपने आप बयां हो जाती है। फिर कहीं ना कहीं जब दबाव पड़ा, उसके बाद में नीतीश कुमार हरकत में आए, पूरी की पूरी एनडीए गठबंधन वहां पर उसके बाद में हरकत में आई, और फिर तमाम जो चीजें आप वो बता रहे हैं उसके बाद होनी शुरू हुई। क्या आपको नहीं लगता कि शुरुआती दौर में ही अगर नीतीश बाबू अपने मुंह से ये बयान नहीं देते तो आज तस्वीर कुछ अलग हो सकती थी? उमंग जी, कार्य कोई भी काम होता है तो नियम से होता है। ये चीज को तय करने वाली बड़ी कौन है? रेगुलेटरी अथॉरिटी कोई है ना। ये चीज होती है WHO के माध्यम से जी, है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको तय करती है। WHO ने कहा कि जो जहां है वो वहीं रहे। WHO का आप बयान देख लीजिए, गूगल से निकाल लीजिए। मैं वही कह रहा हूँ अहमद साहब, मैं भी वही कह रहा हूँ। अगर WHO ने कहा कि जो जहां है वो वहीं रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जो जहां है वहीं रहे, लेकिन उसके बाद भी चलिए इसमें हम आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते, लेकिन उसके बाद भी किसी भी प्रकार से गलतफहमी फैली या भड़काया गया प्रवासी मजदूरों को, उस राज्य की सरकार के द्वारा भड़काया गया, या फिर नीतीश कुमार जी को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया, मान लेते हैं कुछ भी कारण हो जो कि शायद आप लोग बताएं, लेकिन उसके बाद भी अगर मजदूरों ने पलायन करना शुरू किया तो नीतीश कुमार जी ने उसकी अवहेलना की पहली बार में। और वही सुनिए और वही राजस्थान में, वही उत्तर प्रदेश में उन प्रवासियों को हाथों हाथ लिया गया। क्या WHO के निर्देश उनके लिए नहीं थे? क्या WHO के निर्देश उनके लिए नहीं थे? लेकिन उसके बाद जो तमाम चीजें वहां पर हुई जो आप गिना रहे हैं, वो तो बाद में हुई है अहमद साहब। नहीं, ये आप यही भ्रम फैलाया गया, इसी भ्रम की बात है। नीतीश जी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि कोई प्रवासी है या कोई बाहरी है। कोई, हम लोग प्रवासी शब्द जानते भी नहीं है। जो हमारा बिहारी है वो बिहारी भाई जो अपने घर आना चाहता है, उसके लिए ट्रेन का व्यवस्था करके हम लोगों ने, राज्य सरकार ने उसके लिए पूरी व्यवस्था की, आज भी उसके साथ खड़ी है। बिहार सरकार ने ऐसा भ्रम नहीं फैलाया, ये भ्रम लोगों ने फैलाया है अपनी राजनीति चमकाने के लिए। ये उन लोग, जनता हमारी जान रही है, और इस वोट के माध्यम से कल वो हमको जवाब भी उन लोगों को मिल जाएगा। लेकिन खैर अहमद साहब, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आखिरी टाइम पे आया बयान कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, और उनके इस बयान में उनके शब्दों की जो ताकत थी, उनकी वाणी में जो एक थकावट सी महसूस हो रही थी, वो अपने आप में काफी चीजें बयां कर देती है। इरशादुल जी आपके पास आना चाहूंगा। अहमद साहब वापस आऊंगा आपके पास। अहमद साहब मैं वापस आऊंगा, और भी लोग हैं, सबको वक्त देना है। फिर आऊंगा अहमद साहब, मैं फिर आऊंगा। इरशादुल जी भी बहुत देर से हम सबकी बातें सुन रहे हैं। इरशादुल जी आपके पास आना चाहूंगा। कल आने वाले चुनावों के जो एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि कौन सी ऐसी वो बातें थी जो इन विधानसभा चुनावों के प्रचार के समय की गई, और जो एनडीए या फिर हम प्रमुख तौर पे हम बोले नीतीश कुमार के अगेंस्ट चले गए? इरशादुल साहब, इरशादुल जी बोलिए। अखिलेश जी ने कहा, और ये नीतीश कुमार और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जंगल राज के युवराज ही कहते थे, और नीतीश कुमार 15 साल के भय को दिखाते थे जी। ये सारी बातें ठीक वैसी थी कि आप एक ऐसी बोरी में लाठी मार के पानी निकालने की कोशिश करें जिसमें बालू रखा हुआ, और ये कोशिश बिल्कुल बुरी तरह से नाकाम होती दिख रही है। अगर आप एग्जिट पोल को देखेंगे तो आप जंगल राज कहते रहे, आपने खुद अपनी तुलना खुद से नहीं की, या अपनी तुलना पिछले 15 सालों में अन्य राज्यों से नहीं की जी, बल्कि आप 25 साल पहले चले गए, जब करोड़ों ऐसे मतदाता हैं जो उस वक्त वोट देने की हैसियत में नहीं थे और अब मतदाता हो गए थे। तो ये जो फार्मूला था बिल्कुल पूरी तरह से नाकाम रहा है। अभी जो पोल दिख रहा है उससे। दूसरा, भ्रष्टाचार की जो बात अब करते हैं, अभी अहमद साहब तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार की लिस्ट निकाल करके पता नहीं कहां से वो दिखा रहे थे, और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता को पता नहीं कि
इस पे क्या कहना चाहिए था, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि लगभग 3 साल हो गए हैं जिस मिट्टी घोटाले की बात वो करते हैं, जिस प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छापेमारी की बात करते हैं, एक भी मामले में चार्जशीट नहीं किया गया। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार रही, इन्होंने 3 साल में क्या किया? अगर मिट्टी घोटाले का आरोप है या फिर एलाइट जो कह रहे हैं उसका आरोप है या किसी मॉल के निर्माण का आरोप है, तो उस पर अभी तक इन सरकारों ने क्या किया? अगर वह भ्रष्टाचार था तो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम न करना तो उससे बड़ा भी भ्रष्टाचार है जी। तो ये इस तरह की चीजों को बिहार की जनता सुन करके नेताओं की मुद्दा पे हंसती रही और उसने तय कर लिया कि हमें वोट कहाँ देना है और किसको देना है। ये चीजें 16 अक्टूबर से ही दिखने लगी थी कि तेजस्वी यादव की सभा में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती थी और नीतीश कुमार की जो सभा होती थी या नरेंद्र मोदी की जो सभा होती थी, उस सभा में कैमरे को स्टिल फिक्स कर दिया जाता था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे या नीतीश कुमार के चेहरे पे, ताकि भीड़ न दिख पाए। ये चीजें आगे जाती चली गई। तो आपने खुद कई बार कहा उमंग जी आपने कि किस तरह से नीतीश कुमार जैसा संयमी नेता जो कभी भी अपशब्दों का इस्तेमाल करता हुआ मैंने नहीं देखा पिछले 15 साल में, इस बार मैंने नीतीश को अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए देखा। तुम्हारा बाप से पूछो, माँ से पूछो, ये जानता है कुछ, कखा गगा नहीं जानता है। विरोधी दल के नेता को वो इस तरह से सीधे टारगेट कर रहे थे, ये 8-8 बच्चे पैदा करते थे। तो मतलब कि जो बिहार के जो मतदाता थे, इस तरह की शब्दावली को सुन करके और कथित भ्रष्टाचार को जिस तेजस्वी यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं, उन आरोपों के खोखले बुलंदे को समझ लिया था और उसी का नतीजा जो है आपको यहाँ दिखे। दूसरा, अभी ये अहमद साहब कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने कभी ये नहीं कहा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि नीतीश प्रशासन ने एक पत्र निकाला और उसको निर्देशित किया बिहार के तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और एसपी को कि जो ये 40 लाख लोग बाहर से आए हैं, इनकी वजह से समाज में बदअमनी फैल सकती है, हिंसा फैल सकती है, इसलिए इन पे कड़ी नजर रखनी चाहिए। बिहार की जनता अपने घर आई है, जो बाहर रोटी का कमाती है और वो घर आकर के आपसे रक्षा चाहती है, आपसे रोजगार चाहती है और आप उस पे आरोप लगाते हैं कि हिंसा फैला सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं जनता ने बहुत ही गहराई से लिया और इसकी वजह से उन्होंने अपनी नाराजगी बड़े पैमाने पे जताई। फिर आपने देखा कि कोरोना के काल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने ये कहा कि हम किसी को बिहार की सरहद में घुसने नहीं। ठीक है, उनकी मंशा वो नहीं रही होगी और राजनीति करने वाले उसके लिए जो भी उसका ये निकाले, लेकिन नीतीश कुमार के इन शब्दों को सुनकर के लोगों ने एक राय बनाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार के अंदर उस जमाने में कोई ऐसा कॉल सेंटर सक्रिय नहीं था कि आप अपने डायरेक्ट उसके ट्विटर हैंडल पे जाकर के अपनी बात कहें और बताएं कि हम पंजाब में फंसे हुए हैं, हमारी मदद की जाए। और आपको आश्चर्य होगा कि तेजस्वी यादव को तो छोड़ दीजिए, पप्पू यादव जैसे लोगों ने पंजाब में, हरियाणा में, यहाँ तक कि गुजरात में फंसे हुए लोगों, तेजस्वी ने तो किया है, राष्ट्रीय जनता दल ने तो किया है, पप्पू यादव ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई और उन लोगों को सहूलत दी। और हमारी जो बिहार सरकार थी वो बिल्कुल खामोश थी। 20-25 दिन के बाद बिहार सरकार जाती। बिल्कुल बिल्कुल इरशादुल जी, वही बात मैं अहमद साहब को भी याद दिला रहा था। हम इस चीज से मना नहीं कर रहे कि नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया प्रवासी मजदूरों के लिए, बिहार के प्रवासी भाइयों के लिए किया, लेकिन वो तब किया जब उनके ऊपर हर जगह से दबाव आया, केंद्र सरकार से दबाव आया, उसके बाद उन्होंने करा। और शायद यही देरी
उनके लिए भारी पड़ गई। और आप जिन तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगाते रहे, जिन पप्पू यादव पर आरोप लगाते रहे, जिस लालू यादव के परिवार पर आप आरोप लगाते रहे, वो चुपचाप खामोशी से सिर्फ अपना काम करते चले गए। और अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो जैसा कि अभी वरिष्ठ पत्रकार साहब इरशादुल हक जी ने कहा है, आपने आरोप लगाया तो उसे साबित कीजिए। आपकी सरकार थी, आप उन्हें जेल में डाल सकते थे, आप चार्जशीट दायर कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। आप सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाते रहे। अखिलेश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस प्रकार से आपने अभी सबकी, अखिलेश जी, आपके पास मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा सर, आपके पास आऊंगा, आपके पास आऊंगा। अखिलेश जी, मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, नहीं तो कहिए जी, अखिलेश जी, आपका ही सवाल सुनो। बोलिए बोलिए बोलिए। अभी आपने कहा जी तेजस्वी यादव जी चुपचाप कोरोना काल में काम करते रहे जी। जरा हमको एक दो काम गिना दीजिए, मैं आप ही से पूछना चाह रहा हूँ जी। जरा गिनाइए ना, हम आप ही से जानकारी चाह रहे हैं। इस मामले में मेरा ज्ञान थोड़ा कम है। अखिलेश जी, कोरोना काल में क्या किया? सुनिए, हम ये नहीं कह रहे कि नीतीश कुमार ने या फिर एनडीए गठबंधन ने नहीं किया, और यहाँ पर हम बीजेपी या फिर केंद्र सरकार की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। सुनिए ना अखिलेश जी, सुनिए, हम यहाँ पर बीजेपी की या फिर हम केंद्र सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। अगर सुनिए तो सही अखिलेश जी, सुनिए, आप देखिए केवल आपकी बात और आपका अखिलेश जी सुनिए, आप भी सुनिए। आपके ऊपर सवाल अगर उठा दिया तो इतना आपको बुरा लग गया, लेकिन आप जब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खेलते हैं, यहाँ पे मैं तमाम पार्टियों की बात कर रहा हूँ, मैं अकेली आपकी बात नहीं कर रहा। आप एक भी काम की बात कर रहे हैं। एनडीए में आपकी भी तो पार्टी थी, एनडीए में आप भी तो शामिल हैं, क्या आप शामिल नहीं है? अखिलेश जी सुनिए, एनडीए में बीजेपी, एलजेपी, जेडीयू तीनों है। क्यों 25 दिन लग गए? और क्या आप उसमें प्रमुख पार्टी नहीं थे? और क्या आप नीतीश कुमार को बोल नहीं सकते थे? बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आप बोल नहीं सकते थे? 25 दिन का इंतजार आपने करवा दिया। तमाम एसपी डीएसपी को आदेश दे दिए गए कि कोई भी अंदर नहीं आने पाए। ये उपद्रव फैला सकते हैं, ये हिंसा फैला सकते हैं अपने ही बिहार के लोगों के लिए। 25 दिन अखिलेश जी बहुत होते हैं, 25 दिन। और उसके बाद आप आरोप लगा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, आप लोगों को, एनडीए की सरकार को बिहार में इतना तो सोचना चाहिए था। एक अकेला आदमी, सुनिए, चलिए तेजस्वी की बात नहीं करते, तेज प्रताप की बात नहीं करते, चिराग पासवान की बात नहीं करते, लेकिन अगर हम बात करें एक उस अकेले व्यक्ति की जिसने महाराष्ट्र में रहकर न जाने कितने लाखों लोगों को उसने अपने घर पहुंचा दिया, कम से कम उसी से सीख ले लेते। 25 दिन आपने लगा दिया अखिलेश जी, बहुत होते हैं 25 दिन उस जनता के लिए जो आपको आंख लगाकर देख रही थी कि हमारी सरकार, बिहार की हमारी सरकार हमारी मदद करेगी। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी काम कर रहा है तो आप उससे सबूत मांग रहे हैं उससे कि आप साबित तो कर दीजिए। अरे आप साबित कर दीजिए कि 25 दिन आपने क्यों इंतजार करवाया, आप साबित कर दीजिए ना। बस सवाल उठा लिया तो बुरा लग गया, सवाल उठा लिया तो बुरा लग गया, और आप मंच से तमाम लोगों का विरोध करते चले जाइए, तमाम लोगों पर गलत गलत बोलते जाइए, वहां आपको बुरा नहीं लगता। आपके ऊपर सवाल उठा दिया तो बुरा लग गया। रंजीत जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए उमंग जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ये आदत है कि अगर कोई सही सवाल आप पूछ दे तो आप देशद्रोही बन जाते हैं, आप गलत बन जाते हैं, ठीक है ना? आप तेजस्वी यादव का प्रचार करने के लिए एंकर बने हुए हैं यहाँ पर। अखिलेश जी एक बात मैं आपको यहाँ पर मैं आपको साफ कर देता हूँ। सुनिए रंजीत जी मैं आपके पास आऊंगा। अखिलेश जी बात सुनिए, अकेले आप बोलते रहेंगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर किसी पार्टी का प्रचार नहीं किया जा रहा है, और बहुत सारी ऐसी चर्चाएं होती हैं, बहुत सारी ऐसी डिबेट होती है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों का बखान किया जाता है, तब वहां पर आपको ये याद नहीं आता, तब आप वहां पर नहीं बोलते कि चलिए आप बीजेपी का प्रचार क्यों कर रहे हैं, आप मोदी जी का प्रचार क्यों कर रहे हैं, वहां पर आप नहीं बोलेंगे। अभी सुनिए अखिलेश जी, पूरी बात सुनिए। आप मीडिया पर, आप एंकर्स पर आप उंगली नहीं उठा सकते। अभी मैं यहाँ पर, आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी अखिलेश जी, आप बीजेपी से आते हैं, आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने ये कहा है कि केंद्र सरकार का दबाव आया,
केंद्र सरकार का दबाव आया। केंद्र में कौन सी पार्टी है, भूल गए क्या आप सुन क्यों नहीं रहे? नहीं 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 अखिलेश जी, ऐसे नहीं चलेगा। आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है। आपकी बात नहीं सुनी जा रही, आपका जवाब नहीं सुना जा रहा, तो आपको बुरा लग गया। आपके ऊपर सवाल उठा दिया, आपको बुरा लग गया। आपने बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार का दबाव, सवाल का जवाब मिलना चाहिए। भूल गए क्या आप ही की पार्टी है। मैं मेरे साउंड वाले से कहूंगा एक बार इनकी आवाज धीरे करिए। ऐसे बोलते रहेंगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। अखिलेश जी माफी चाहता हूं, आपका साउंड मेरे को डाउन करना पड़ेगा। रंजीत जी बोलिए। देखिए उमंग जी, अभी तो आपने इनसे ये सवाल पूछा ही नहीं है कि आखिरकार 3 महीने तक बिहार के मुख्यमंत्री कहां गायब थे, क्यों नहीं सामने आए। इनसे आपने ये सवाल पूछा ही नहीं है कि इनके भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी ने एक भी उस समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस याद किया हो तो आप बता दें, कहां गायब थे वो लोग। ये सवाल तो आपने पूछा ही नहीं है। ये सवाल आपने पूछा ही नहीं है। जब उस समय कांग्रेस पार्टी ने 1000 बसें दी थी उन मजदूर भाइयों को घर पहुंचाने के लिए, तो इस समय उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट और फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत थी। और फिर इन्होंने कहा कि 880 बस ही इसमें ठीक है, तो 880 बसों से ही हमारे भाइयों को पहुंचा देते, तो कम से कम 50,000 मजदूर भाइयों को सहूलियत तो होती। ये सवाल आपने पूछा ही नहीं है कि आपने इतनी असंवेदनशीलता क्यों दिखाई। लेकिन इस बार बिहार के चुनाव में बिहार के लोगों ने ये सवाल पूछे हैं इनसे कि आप इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं। क्या बिहार के मुख्यमंत्री ने कोटा में फंसे विद्यार्थियों के लिए ये नहीं कहा था कि हम किसी को अंदर नहीं आने देंगे? क्या मजदूर भाइयों के लिए उन्होंने निर्देश नहीं दिया था कि बाहर के लोगों को बिहार नहीं आने देंगे? और वो बाहर के लोग कौन थे जिनका घर बिहार में? अपने घर आप वापस होने देने के लिए, मुसीबत के समय में लोग अपने घर वापस होते हैं। आपने क्या किया? आपने प्रतिबंध लगा दिया कि हम किसी को नहीं आने देंगे। तो इस बार बिहार की जनता ने तय कर लिया कि आपको ही निर्वासित कर देंगे। और अभी जनता दल यूनाइटेड के एक प्रवक्ता से आपने शुरुआत की थी, उन्होंने कहा वो थक गए हैं, सोने जा रहे हैं। तो ये जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण वहां, माफ कीजिएगा बीच में आपको मैं रोक रहा हूँ, बीच में आपको रोक रहा हूँ। मेरे सारे पैनलिस्ट को मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ। सुनिए रंजीत जी, माफ कीजिएगा बीच में रोक रहा हूँ। सभी पैनलिस्ट को मैं बता देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर किसी पार्टी का प्रचार नहीं हो रहा है। जनता ने जो मैंडेट दिया है, जो एग्जिट पोल दर्शा रहे हैं, जो जनता ने जो चीज सोच के जो अपना मैंडेट दिया है, हालांकि सुनिए मैं आ रहा हूँ आपका जवाब ले रहा हूँ, मेरी बात सुनिए पहले। अखिलेश जी के पास में शायद हमारे सवालों का जवाब नहीं था, बल्कि हमारे सवाल के बदले में उनके पास सवाल था और वो सुनना नहीं चाह रहे थे। अगर कहीं पर कुछ गलत हुआ है, उसे गलत बोलना बिल्कुल सही है, लेकिन सही को गलत बोलना कहीं से कहीं गलत है, ऐसा हमने नहीं करा। जो गलत है उसको गलत बोला गया। 25 दिन तक बिहार के उन लोगों को इंतजार कराया गया जो अपने घर लौटना चाहते थे, उसका जवाब नहीं था। अगर किसी ने ये 5 दिन का आंकड़ा है, सुनिए अगर किसी ने भले ही वो किसी भी पार्टी का हो, अगर किसी ने कुछ अच्छा काम कर दिया तो उस अच्छे काम का अगर उल्लेख कर दिया तो हम उसके हो गए। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसी अच्छे काम का बखान किया जाता है या बताया जाता है, तब इनको बुरा नहीं लगता है, क्योंकि तब इनके पार्टी की, इनके सो कॉल्ड इनके प्रधानमंत्री की, जबकि वो देश के प्रधानमंत्री है, तब इनको बुरा नहीं लगता है। लेकिन अभी अगर कह दिया तो इनको बुरा लग गया और वो पैनल छोड़कर चले जा चुके हैं। आपके पास मैं आना चाहूंगा, अहमद साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? एंकर जी, आप बहुत अच्छे एंकर हैं और बहुत अच्छे मुद्दों को बहुत सटीक तरीके से उठाते हैं। मैं आपकी बड़ी तारीफ करता हूं। और कोई आदमी कभी किसी वक्त इस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं, राजनेता लोग होते हैं, कभी कभार रिएक्शन होता है, उसको दरगुजर कीजिए। और उनको नहीं जाना चाहिए था, अपनी पार्टी की बात रखनी चाहिए थी, वो चले गए हैं। यहाँ पे देखिए एक भ्रम फैलाने की स्थिति, अभी कांग्रेस के भाई हमारे रंजीत जी बोल रहे थे, नीतीश जी ने ऐसे कहा, साधु साहब भी कह रहे थे कि एक लेटर पास कर दिया, उसमें ऐसा था। ऐसा कोई लेटर पास नहीं हुआ है। ये सब भ्रम फैलाने की बातें हैं, लोग भ्रम फैलाते हैं। नीतीश कुमार जी ने बिहार वासियों को, बिहार के छात्रों से कोटा से लाने की पूरी व्यवस्था की, सबको चिट्ठी, स्पेशल ऑर्डर, जो भी लेटर निकला था और आलोचना के बाद उन्होंने चिट्ठी वापस कर ली थी। देखिए जब मैं बोल रहा हूँ तो बोलने दीजिए, आपका समय आएगा। सादुल भाई बोलिए। इशादुल जी आपके पास आऊंगा, इनकी बात पूरी कर लेते हैं। अहमद साहब, सभी पैनलिस्ट को भी मैं बता देता हूँ, समय बहुत कम है, मेरे को सबसे जवाब लेना है, बहुत कम शब्दों में अपने जवाब दीजिए। अहमद साहब।
हाँ, नीतीश जी जो है उन्होंने कभी किसी को भ्रम इस तरह का नहीं कोई आदेश दिया कि बिहार के लोगों को बिहार से आने से रोकने से बदअमनी फैल जाएगी, और डीएम कलेक्टर को ऐसा लेटर दिया गया, ऐसा कहीं कोई लेटर आज तक चलिए कभी चलिए अहमद साहब, लेकिन अभी आप बताइए उमंग जी, ऐसा कोई लेटर की जी चर्चा हुई? जी अहमद साहब, लेकिन अब इन बातों का शायद कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब बिहार की जनता ने अपना मत दे दिया है। मत ईवीएम की पेटियों में बंद हो चुका है। कल रिजल्ट आ जाएंगे, पता पड़ जाएगा कि जनता ने किसे समर्थन दिया है, किसे नहीं दिया है। इकबाल शमी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, समय हालांकि इजाजत नहीं देता है, बहुत कम शब्दों में फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, बहुत ही कम शब्दों में। इकबाल शमी जी। देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी जी। भारतीय जनता पार्टी ने भी नीतीश कुमार की दवाई की है, और वह एलजेपी को एनडीए में भी रखा, और एलजेपी ने नीतीश जी को गालियां दी। नीतीश जी की दवाई भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह की। नीतीश आज तक एनडीए से एलजेपी को बाहर नहीं किया, और बीजेपी की मंशा थी नीतीश कुमार को कमजोर कर दो। उसमें भारतीय जनता पार्टी सफल होने के बजाय भारतीय जनता पार्टी भी कमजोर हो गई, और दोनों सत्ता से बाहर हो गए। दोनों मिलकर भी 50-52 सीट लाए, अकेले कोई पार्टी। चलिए चलिए, ठीक है इकबाल शमी जी, ठीक है। इरशादुल जी, आपके पास आना चाहूंगा। अहमद साहब, इकबाल शमी जी, ठीक है। इरशादुल जी, आपके पास आना चाहूंगा। फाइनल कमेंट, जैसा कि अभी शमी जी ने भी कहा और हमने पहले भी चर्चा करी थी, अगर बीजेपी एलजेपी को साथ में लेकर चलती या एलजेपी को मना लेती तो शायद परिणाम कुछ और हो सकते थे। अगर बिहार के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जैसा कि चिराग पासवान जी कहते हैं कि हमने बार बार चेताया था, अगर उनकी बात मान ली जाती तो शायद आज नतीजे कुछ हो सकते थे। अगर नीतीश कुमार अपनी उसी भाषा को कायम रखते जो वो रखते हुए आए हैं, अगर ऐसा होता तो शायद नतीजे कुछ और आ सकते थे एग्जिट पोल के। इरशादुल जी, बेहद कम शब्दों में फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा। मुझे नहीं लगता कि कुछ वैसा होने वाला था, क्योंकि अप्रैल मई में जिस तरह से कोहराम मचा था पूरे देश में, और उसके पहले उसके बाद जिस तरह से बेरोजगारी फैली, लोग गुर्बत के शिकार हुए, भुखमरी के शिकार हुए, उससे पूरी बिहार की जनता में आक्रोश था जी। और इस आक्रोश को किसी फार्मूले के तहत दबाया नहीं जा सकता था, मुझे लगता है, और उसी का उस प्रतिबिंब कल आपको दिखने को मिलेगा। चलिए, कल बिहार के चुनावों के परिणाम आएंगे, कल पता पड़ेगा कि जनता ने किससे सत्ता की चाबी सौंपी है, किसे नहीं। अखिलेश जी हालांकि अभी है नहीं, फिर भी धन्यवाद कर देते हैं। रंजीत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अहमद साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इरशादुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इकबाल शमी जी, हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, अगर नतीजे भी वैसे ही आते हैं तो एनडीए के लिए एक बहुत बड़ी चोट होगी, और उसे भी अब तो ये सोच लेना होगा, और खास तौर से बीजेपी को ये सोचना होगा, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने राज्य के मुद्दे ना उठाकर वहां पर केंद्र की बात करी, केंद्र ने क्या क्या किया उसकी बात करी, राज्य की बात नहीं करी। और वहीं बिहार के अभी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से भाषा का संयम खोया, कहीं ना कहीं वो भी उनके खिलाफ जाता है। कोरोना काल में बिहार के ही मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को 25 दिन तक इंतजार करवाया, कहीं ना कहीं वो भी उनके खिलाफ जाता है। हालांकि नतीजे कल आएंगे, कल ये साफ हो जाएगा कि तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार बिहार की गद्दी पर बैठेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।